गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाली करंट अफेयर का एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लाइनेक्स किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया है? आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है DN पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश को एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? आंसर है पाकिस्तान देश को। वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा डोनेट आ पेंशन पहल को शुरू किया गया है? आंसर है श्रम मंत्रालय के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर को कहां पर खोला है? आंसर है मुंबई में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 9 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 10 मार्च 2022 की डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी समीर यादव, ऑप्शन सी T राजा कुमार एंड ऑप्शन डी आरुष मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी T राजा कुमार। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यानी कि FATF के नए अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। तो सिंगापुर के रहने वाले T राजा कुमार को दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी जिसका नाम है FATF और जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इनकी नियुक्ति 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए है जो 1 जुलाई 2022 से शुरू होगी और FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर के स्थान पर चुना गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है FATF की। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो FATF है ये 1989 में G7 के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और FATF की स्थापना हुई थी 1989 को। FATF के सदस्य हैं 39 और FATF का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। FATF के नए अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब दूसरी बच्ची के जन्म पर जो सरकार है ये 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी और इस योजना से शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और इसकी स्थापना उत्तराखंड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी। छत्तीसगढ़ की राज्य की भाषा है छत्तीसगढ़ी और हिंदी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे पहले श्री अजीत जोगी जी और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल का नाम है श्री दिनेश नंदन सहाय जी और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पेड़ है साल। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना
और आइए अब हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली आदि। और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद और इंद्रावती। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। और छत्तीसगढ़ में प्रमुख पर्यटक स्थल हैं नवागढ़, सेतगंगा, इंद्रावती, राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, मल्हार, भौरमदेव मंदिर आदि। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें हैं 11। छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा सीटें हैं ये हैं 5। और छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है ये है सिरपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य का पुराना नाम था दक्षिण कौशल। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ईरान। तो ईरान देश ने हाल ही में अपने दूसरे सैन्य उपग्रह यानी कि नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया है। और यह इस्लामिक रिपब्लिक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि दूसरा सैन्य उपग्रह है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जो पहला सैन्य उपग्रह है यानी कि नूर, ये अप्रैल 2020 में पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया गया था। और फारसी भाषा में नूर का मतलब होता है प्रकाश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ईरान देश की। ईरान है एशिया महाद्वीप में। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। और ईरान देश की जो करेंसी है ये है ईरानी रियाल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान जिसका नाम है समर्थ को किसने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नारायण राणे, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल एंड ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण राणे ने। तो महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान यानी कि समर्थ को लॉन्च किया गया है नारायण राणे के द्वारा। तो आइए अब हम इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो नारायण राणे हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ को लॉन्च किया है। और महिलाओं के लिए समर्थ जो है ये उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था। और समर्थ अभियान के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाया जाएगा। और समर्थ अभियान के तहत MSME मंत्रालय के द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें जो हैं ये महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी। और जिससे 2022-23 में लगभग 7,500 महिलाओं को मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना के हैदराबाद में। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। तो तेलंगाना सरकार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ये संयुक्त रूप से हैदराबाद में डेटा सेंटर को स्थापित करने जा रही है। और भारत में माइक्रोसॉफ्ट का यह सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर होगा। और कंपनी इस डाटा सेंटर पर आगामी 15 सालों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और हैदराबाद में स्थापित हो रहा ये नया डाटा सेंटर जो है ये एडवांस्ड डाटा सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशन देगा, जो उद्यमों, स्टार्टअप, डेवलपर्स, शिक्षा और सरकारी संस्थानों की मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजकीय भाषा है तेलुगु। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के पहले राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन जी।
और तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना का राजकीय पशु है चीतीदार हिरन। तेलंगाना का राजकीय फूल है टंगेडू। तेलंगाना का राजकीय पेड़ है जम्मी ट्री और तेलंगाना का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। तेलंगाना की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा और तेलंगाना की सीमाएं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ लगती हैं। तेलंगाना में लोकसभा सीटें हैं 17 और तेलंगाना में राज्यसभा सीट हैं 119। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं, अगर आपने साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्ट्रैटेजी की एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम की 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई ने फीचर फोन के लिए कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूपीआई 124 पे, ऑप्शन बी यूपीआई 122 पे, ऑप्शन सी यूपीआई 123 पे एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यूपीआई 123 पे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आरबीआई ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से संबंधित 2 पहल को शुरू किया है, जिनमें एक है यूपीआई 123 पे, जो फीचर फोन पर आधारित यूपीआई भुगतान सुविधा को प्रदान करती है, और दूसरी है डिजी साथी, जो कि डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन है। और इस नई सुविधा के जरिए फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता जो हैं, ये मोबाइल सहित विभिन्न बिलों के भुगतान के साथ वाहनों के फास्टैग को भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन सभी को रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की जो स्थापना है ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख जी और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल जो है ये 3 वर्षों का होता है, ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में बैठते हैं आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा देश G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी देश। तो जो जर्मनी देश है ये G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है G7 की। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि G7 क्या है। आपको बता दूं, G7 जो है ये 7 देशों का एक अनौपचारिक समूह है और अनौपचारिक कहने का मतलब ये है कि नाटो की तरह इसका कोई भी कानूनी या वैधानिक आधार नहीं है। और G7 समूह के 7 देशों मिलकर दुनिया की लगभग 40% जीडीपी और 10% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 7 देश हैं जिनमें है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूएस। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस के यूक्रेन के आक्रमण के प्रभाव और खाद्य बाजारों को सर्वोत्तम रूप से स्थिर करने के तरीकों को संबोधित करने के लिए जो जर्मनी है ये G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक आयोजित करेगा। और जर्मनी के कृषि और खाद्य मंत्री सेम ज़िदेमिर के अनुसार इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है जर्मनी देश की। जर्मनी है यूरोप महाद्वीप में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर और जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसका नाम है झरोखा का आयोजन किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय एंड ऑप्शन डी संसदीय कार्य मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो संस्कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम यानी कि झरोखा का आयोजन किया है। तो संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प,
हथकरघा और कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा नाम से भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और जो झरोखा है ये एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विकास कुमार झा, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति एंड ऑप्शन डी देवाशीष मित्तल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विकास कुमार झा। तो आपको याद रखना है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, ये बुक लिखी गई है विकास कुमार झा के द्वारा। तो पॉप आइकन उषा उत्थुप की जीवनी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक हैं विकास कुमार झा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को शुरू किया है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए HDFC म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी टाटा म्यूचुअल फंड एंड ऑप्शन डी रिलायंस म्यूचुअल फंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए HDFC म्यूचुअल फंड ने। तो HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को शुरू किया है। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को शुरू किया है, जो कि एक अनूठी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से महिला निवेशकों को उनके पास एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ से जोड़ेगी। और महिला वित्तीय विशेषज्ञ महिला जो हैं ये निवेशक के प्रश्नों का मार्गदर्शन और समाधान करेंगी। और फ्रेंड्स इस पहल के माध्यम से HDFC म्यूचुअल फंड का लक्ष्य जो है वो ये है कि महिला निवेशकों को उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश को सुलभ बनाने के साथ साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की यात्रा में सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है HDFC की, जिसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और HDFC का मुख्यालय है मुंबई में। HDFC की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। HDFC के CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के अध्यक्ष का नाम है अतनु चक्रवर्ती और HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो ये है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में 10 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।